नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और हर हफ्ते की तरह इस बार भी आपकी एक फंड मैनेजर से मुलाकात होगी और एक ऐसे फंड के बारे में हम आपको जानकारी देंगे जिसमें आप निवेश कर सकते हैं या अगर आपका ऑलरेडी आप निवेशित हैं तो उसके बारे में और लेटेस्ट आपको जानकारी मिलेगी। आज हम बातचीत करेंगे अनिरुद्ध नाहा से। अनिरुद्ध नाहा जी हमारे पीजीआईएम इंडिया एसेट मैनेजमेंट के फंड मैनेजर हैं और ये पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड को मैनेज करते हैं। बहुत लंबा अनुभव है, लेकिन इस फंड को खास तौर पे लगभग 5 साल से मैनेज कर रहे हैं और ये एक ऐसा फंड है जिसने हर टाइम फ्रेम पे 1 साल, 3 साल, 5 साल किसी में भी आप देखें तो उसने जो इसका कंपैरेटिव इंडेक्स है उसको बहुत अच्छे से बीट किया है। तो मिड कैप की खासियत भी यही होती है कि आपको बढ़िया रिटर्न मिलते हैं, बड़े तौर पे करते हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से मार्केट थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए खास तौर पे बहुत प्रॉमिसिंग नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या ये एक मौका है जब आप निवेश करें इस तरीके के फंड में, उस पर हम आज बातचीत करेंगे। तो अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू नीरज जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू आल्सो एंड टू योर ऑडियंस। ओके अनिरुद्ध सर, पहले हम लोग फंड पे जाएं तो हमेशा की तरह हम लोग एक बार समझना चाहते हैं कि इस समय बाजार कैसा लग रहा है आपको? ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ी चिंता है या कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, अगर इंडिया को देखा जाए, इंडियन मार्केट्स में खाली चिंता की जो विषय है वो है रिलेटिव वैल्यूएशंस विज़ द वर्ल्ड। अगर आप पिछले साल का रिटर्न्स देखें, इंडिया हैज आउटपरफॉर्म्ड रेस्ट ऑफ द मार्केट। करीब करीब 20% का आउट परफॉर्मेंस आया है इंडिया। और यही एक चीज है जो इन्वेस्टर मतलब यहां से कितना रिटर्न बन सकता है इन द नियर टर्म, क्योंकि ग्लोबली आप इन्फ्लेशन ले लीजिए, इंटरेस्ट रेट्स ले लीजिए, डेट ले लीजिए, रिसेशन का जो डर है, ये ग्लोबली सारे इश्यूज हैं, बट इंडिया में ऐसा कोई मेजर मैक्रो इश्यू है नहीं। एंड अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि कोई मेजर मैक्रो इश्यू अगर नहीं रहा इंडिया में, इंडिया इज वेरी वेल प्लेस्ड। अब ग्लोबली जब भी रिकवरी आए ग्रोथ में, इंडिया विल कम बैक वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सो द पॉइंट ऑफ कंसर्न खाली ये है कि अगर ग्लोबली मार्केट्स में मेजर करेक्शन आ जाए तो इंडिया में कितना करेक्शन आएगा। अगर मार्केट्स में ग्लोबली 20% का करेक्शन आता है तो मुझे लगता है इंडिया में भी 5 से 10% का करेक्शन की गुंजाइश है। बट अगर आपके इन्वेस्टर्स 3 से 5 साल का व्यू लेते हैं या उससे लंबे का व्यू लेते हैं, वो करेक्शन एक मौका होगा जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फिर से फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years। तो अनिरुद्ध, अभी आपको लगता है कि यूएस मार्केट में और करेक्शन बाकी है अभी? ये कहना दिक्कत है फ्रैंकली नीरज जी, बट वैल्यूएशंस काफी हद तक कंफर्टेबल हो चुके हैं विज़ाविज़ जो पहले थे। बट यहां से जो देखने लायक बात होगी कि आपके अगले 6 महीने में यूएस में अर्निंग्स कट्स आएंगे, क्योंकि रिसेशन का जो डर है वो एक्चुअल में कितना डीप होगा रिसेशन और कितना लंबा चलेगा, उसका कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे एक इम्पैक्ट रहेगा। एंड हेंस अगर मेजर कुछ कट्स आए यहां से भी अर्निंग्स में, तो शायद थोड़ा करेक्शन और दिख सकता है। बट वैल्यूएशंस पर्सपेक्टिव से अगर आप नैस्डैक ले लीजिए या ओवरऑल यूएस मार्केट्स ले लीजिए, वैल्यूएशंस आज के तौर पे काफी कंफर्टेबल। परफेक्ट। तो इंडियन मार्केट रिलेटिवली आपको लगता है कि थोड़ी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में वैसी चिंताएं चल रही हैं। एक चीज बताइए, हमारे भी रिजल्ट सीजन अब बिल्कुल शुरू ही होने वाले हैं, तो आईटी एक ऐसा सेक्टर जिसका बहुत एक्सपोजर है, फार्मा जिसका बहुत एक्सपोजर है, तो हमारे यहाँ भी क्या अर्निंग डाउनग्रेड्स की संभावनाएं हैं? देखिए, आईटी एक सेक्टर है जो कंप्लीटली ग्लोबलाइज्ड है। सो अगर ग्लोबली स्लोडाउन का डर है तो वो आपको आईटी में भी दिखेगा। बट इसके अलावा आई थिंक 2 ऐसे और सेक्टर हैं जहां पे अर्निंग्स डाउनग्रेड्स दिखेंगे, एंड ये काफी बड़े सेक्टर्स है। एक आपका कमोडिटीज है और दूसरा एनर्जी। क्लियरली रिसेशन के कारण जिस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आए हैं, ये दोनों सेक्टर्स में अर्निंग्स कट की पूरी गुंजाइश है। बट इसके अलावा अगर आप देखें ओवरऑल मार्केट्स में, बीएफएसआई ले लीजिए, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल्स ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, कंज्यूमर्स ले लीजिए, जनरली ये सारे सेक्टर्स जो इनवर्ड लुकिंग है या इंडिया सेंट्रिक है, इन सेक्टर्स में उतना अर्निंग्स कट नहीं दिखता है। अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है हमें अभी भी। सो टू दैट एक्सटेंट एक्सटर्नल जो सेक्टर्स है वहां पे अर्निंग्स कट आ सकता है, बट जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं वहां पे वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि नंबर्स ठीक ठाक है।
नंबर ठीक ठाक। अच्छा, एक और सवाल लास्ट मार्केट पे ही समझ लेते हैं, क्या सबसे बड़ी चुनौती है बढ़ती हुई ब्याज दरें, या मान लीजिए ब्याज दरें पीक कर जाए, प्लेटो हो जाए, तो यूएस में मान लीजिए टर्मिनल रेट 5.5% हो जाए, वहाँ तो हालांकि 5.6 तक की लोग बात करें, लेकिन चलो 5.5 मान लेते हैं, जो फेड भी मान के चलता है। और भारत में एक बेंचमार्किंग के तौर पे होम लोन की ईएमआई 9.5, ये कंफर्ट देगा क्या मार्केट को? ये अगर इतना आ गया तो फिर मार्केट अपने ही वजन से करेक्ट होगा? ये नीरज जी, एक्चुअली आज के दिन में आई थिंक इंडिया में इंडिया जीसेक जो 10 ईयर है वो 8% की हो सकती है कि नहीं, इसकी बात अभी तक हो नहीं रही है, इसका चर्चा ही नहीं है। बट हाँ, अगर इंडिया 10 ईयर आपको किसी नजरिए से लगता है कि ये 8% के ऊपर जा सकती है एंड वहां सस्टेन कर जाए, तो थोड़ा इम्पैक्ट तो डेफिनेटली रहेगा। पर एक चीज अच्छी बात है इंडियन कॉर्पोरेट्स के बारे में, कि इनके बैलेंस शीट में उतना डेट नहीं है। तो हायर इंटरेस्ट रेट्स अगर बना रहा, जो इंटरेस्ट कॉस्ट लाइन है कैपिटल इंडस्ट्री कॉर्पोरेट्स में, वो उतना बड़ा नहीं इम्पैक्ट रहेगा इनका पीएनएल पे, एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। हो सकता है थोड़ा डिमांड स्लो डाउन हो जाए एक्सेट्रा, बट बैलेंस शीट्स आज के तौर पे, आज के दिन में कॉर्पोरेट इंडिया का बहुत ही अच्छा है। एंड अगर उस नजरिए से देखा जाए तो वी आर नॉट रियली वरीड अबाउट हाई इंटरेस्ट रेट्स और दीज काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑफ 7.5-8% इन इंडिया, क्योंकि आज कॉर्पोरेट इंडिया को लिवरेज उतना है नहीं कॉर्पोरेट इंडिया में, एंड उसकी चिंता करने की खास जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक मार्केट सेटअप है जिस सेटअप के अंदर आपके फंड मैनेजर अनिरुद्ध जी को काम करना है। तो हमने कहा पहले एक बार सेटअप आपको समझा दें। अब हम लोग बातचीत करेंगे पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में, जिसको अनिरुद्ध जी पिछले 5 सालों से मैनेज कर रहे हैं। और इसका जो साइज है फंड का, वो लगभग $1 बिलियन के आसपास आप कह सकते हैं, 7700-7800 करोड़ के आसपास। इसमें लार्ज कैप भी हैं, मिड कैप भी हैं और स्मॉल कैप भी हैं। मिड कैप का जैसे नाम है तो डेफिनेटली उसका चंक ज़्यादा है इसमें, और एक्सपेंस रेशियो 0.39% के आसपास है। अनिरुद्ध जी, मुझे ये बताइए, अच्छा पहले तो एक बेसिक चीज़ में, लार्ज कैप में भी आप लोग लगा सकते हैं, वैसे नाम तो उसका मिड कैप है। देखिए, जो एम्फी का जो डेफिनेशन है वहां पे मिड कैप फंड में 65% आपका मिड कैप स्टॉक्स होने चाहिए, बाकी 35% आप अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस नजरिए से अगर देखा जाए, वी हैव टू बी 65% इन मिड कैप्स, बाकी आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं पे भी लगा सकते, इन्वेस्ट कर सकते। तो स्मॉल कैप में भी आपने लगभग 15% के आसपास लगा रखा है, जिसने कि पिछले 1 साल में परफॉर्म नहीं किया है। और लार्ज कैप में भी है ठीक ठाक, 13% से ऊपर का एक्सपोजर है आपका, वो उसने थोड़ा परफॉर्म किया है बड़े वाले स्टॉक्स में। तो क्या पिछला 1 साल थोड़ा दिक्कत भरा रहा मिड कैप के लिहाज से? देखिए, मिड कैप्स के लिए तो उतना नहीं था, बट स्मॉल कैप्स में डेफिनेटली सबसे ज्यादा इम्पैक्ट स्मॉल कैप्स पे आया है। पिछले 1 साल में मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण स्मॉल कैप्स में अर्निंग्स आने के बावजूद इनके स्टॉक्स ऊपर गए नहीं है। तो फ्रॉम अ वैल्यूएशन कंफर्ट अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप्स में वो वैल्यूएशन कंफर्ट है एक्चुअली। बट आप सही बता रहे हैं कि पिछले 1 साल में अगर मिड कैप फंड्स में स्मॉल कैप पोजीशन है, तो वो फंड शायद ही उतना अच्छा परफॉर्म किया हो जितने कि प्योर मिड कैप फंड्स हैं, जहां पे मिड कैप पोर्शन या लार्ज कैप मिड कैप पोर्शन ज्यादा रहा हो। हमारा ऑलवेज पिछले 5 साल से कंसिस्टेंट ये रहा है कि स्मॉल कैप्स 15% से 20% रहे हैं हमारे फंड्स में, एंड वो पोजिशनिंग या स्टांस हम लोग चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि आज के दिन में स्मॉल कैप सेगमेंट में वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है। हम लोग मौका देखते रहते हैं कि किस भाव पे इसका शायद 15 से हम लोग फिर से इसको 20% ले जाए एज अ परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो। ओके सर, टॉप 3 सेक्टर्स आपके कौन से हैं जिसपे आप सबसे ज्यादा निवेशित हैं? देखिए, कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल्स ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हम लोग काफी पॉजिटिव है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चालू हो चुकी है। कॉर्पोरेट्स में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बताया जाता है वो काफी हाई है, कभी कहीं कहीं पे 80% के ऊपर है। एंड जहां पे भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% के ऊपर होता है, कॉर्पोरेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। इलेक्शंस आ रहे हैं तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आपका बना रहेगा। तो कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल्स ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां हम लोग काफी पॉजिटिव है। सेकंड, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां हम लोग काफी पॉजिटिव है, क्योंकि क्लियरली
एसेट क्वालिटी का जो इश्यू था बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में, आज के दिन में वो नहीं है। काफी हद तक एसेट क्वालिटी इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं। दूसरी भी जो बात है वो है कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर, ये लोग ने अपने कैपिटल को और शोर अप किया है या बढ़ाया है बाय रेजिंग कैपिटल इक्विटी। तो इक्विटी फ्रॉम अ इक्विटी पर्सपेक्टिव ऑल्सो या कैपिटलाइजेशन पर्सपेक्टिव के तौर पे ये वेल कैपिटलाइज्ड। एंड थर्ड, ग्रोथ आ रहा है इस सेक्टर। सो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हम लोग काफी पॉजिटिव। एंड तीसरा जो सेगमेंट है वो है, वहां पे हम लोग ने कुछ एक थोड़ा सा लंबा सा एक कॉल लिया है कि अगले 5-10 साल में क्या हो सकता है। एंड दिस इज डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वो एक सेगमेंट है जहां पे अगर आप कंज्यूम करते हैं तो ठीक है, बिना उसके कंजम्पशन के भी आपका दिन या गुजारा हो जाएगा। बट जैसे जैसे पर कैपिटा जीडीपी बढ़ता रहे, हम लोग ने हिस्टोरिकली देखा है काफी एडवांस्ड इकोनॉमीज में कि पर कैपिटा जीडीपी जब भी $2000 के ऊपर चला जाता है तो आपका डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में एक मेजर शिफ्ट होता है ओवर द नेक्स्ट 3-5 ईयर्स। एंड ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि इंडिया में भी इन द नेक्स्ट 3-5 ईयर्स डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में एक मेजर स्पेंडिंग होगा। तो ये एक तीसरा सेगमेंट है जहां पे हम लोग काफी पॉजिटिव। अच्छा, ये डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन थोड़ा मुझे और एक्सप्लेन करिए, नाम किस की, मतलब इसमें किस टाइप की, बहुत ज़्यादा हाई टिकट साइज वाली, छोटे टिकट साइज वाली, किस तरह की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है? देखिए ये एक्चुअली अक्रॉस टिकट साइज है। ये एक, अगर आप हाउस होल्ड को लेते हैं, अगर $2000 के नीचे है तो उसका आउटसाइड द हाउस होल्ड स्पेंडिंग पे वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म आप ले लीजिए, या बाइंग वार्डरोब और गोइंग आउट एंड ईटिंग, बाहर जाके जो एक हफ्ते में एक बार डिनर या लंच करना, ट्रैवलिंग की बात जो की है, तो सो एनीथिंग, ऐसे कोई भी इंडस्ट्री जिसको इससे बेनिफिट हो, चाहे वो होटल्स हो, एयरलाइंस हो, जिनके पास घर खरीदने की प्रॉब्ली कैपेसिटी नहीं था वो शायद घर खरीदे, या जिनके पास एक घर है वो शायद दूसरे घर की सोचे। सो हाउसिंग विल प्रॉब्ली बी अ मेजर थीम आउट देयर। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग जहां पे स्पेंडिंग आ सकता है, बिकॉज सडनली इनकम्स बढ़ गए हैं एंड जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उस तौर पे बढ़ती नहीं है, तो आपके पास स्पेयर इनकम्स बचे रहते हैं। इसके कारण शायद आप सिनेमा हॉल्स में ज्यादा जा रहे हैं, बाहर रेस्टोरेंट में ज्यादा खा रहे हैं, शर्ट्स ज्यादा खरीद रहे हैं, जूते ज्यादा खरीद रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इसके कारण आप सूटकेसेस खरीद रहे हैं शायद, या एयरलाइन टिकट्स खरीद रहे हैं, या होटल में बुकिंग्स कर रहे हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू सच स्पेंडिंग इज डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। ओके, तो आपने टॉप प्रायोरिटी दी है इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स की, सेकंड बैंकिंग फाइनेंशियल की, लेकिन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में आपने लार्ज कैप पे ज़्यादा वेटेज दे दिया है, जबकि मतलब ये एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि पिछले एक साल में जो छोटे वाले स्टॉक हैं बैंक्स के, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उन्होंने तो बिल्कुल तूफानी रिटर्न दिया है। तो थोड़ा सा लेफ्ट आउट फीलिंग हुई क्या? थोड़ा सा तो देखिए, हम लोग ने इस पे फाइनेंशियल्स पे, ये यूजुअली एक साइक्लिकल सेक्टर है, काफी साइक्लिकलिटी है। अगले 2 साल में हमें मेजर कोई चैलेंज दिखता नहीं है, बट जो कैचअप होना था स्मॉल कैप्स में या मिड कैप बैंक्स में, वो काफी हद तक प्ले आउट हुआ है। आज के दिन में अगर रिलेटिवली देखा जाए, लार्ज कैप बैंक्स हैव अंडर परफॉर्म्ड। सो टू दैट एक्सटेंट हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर 2 साल में, अगले 2 साल में फाइनेंशियल्स अच्छे करते हैं तो आपका बैग लार्ज कैप एंड मिड कैप्स बोथ विल पार्टिसिपेट। और हम लोग इसीलिए इस कारण से स्मॉल एंड मिड कैप बैंक्स में ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे आपका लिवरेज सबसे ज्यादा है, बिकॉज जो डिपॉजिट आप ले रहे हैं वो भी बैंक के लिए एक लिवरेज है। एक्सक्यूज मी। एंड इसके अलावा जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे जो लार्जर बैंक्स हैं इनमें दे आर वेरी वेल एंट्रेंच्ड। तो टू दैट एक्सटेंट अपॉर्चुनिटीज पहले लार्ज बैंक्स में आते हैं, उसके बाद मिड एंड स्मॉल कैप बैंक्स में आते हैं। प्लस अगर 2 साल बाद अगर ऐसा व्यू बना, या 1 या 1.5 साल बाद व्यू ऐसा बना कि एसेट क्वालिटी धीरे धीरे खराब हो रही है, देन द मिड एंड स्मॉल कैप बैंक्स में रिस्क थोड़ा ज्यादा है। तो हम लोग ने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लिया है इन टर्म्स फ्रॉम अ रिस्क पर्सपेक्टिव, एंड वी हैव स्टक टू रीजनेबली गुड लार्ज कैप बैंक्स। ओके, रीजनेबली अच्छा। नहीं, चूंकि आपका जो तमाम हम मैट्रिक्स पढ़ रहा था मैं आपके फंड की, जिसमें आपका डेविएशन स्टैंडर्ड बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है, शार्प रेशियो अच्छा है, लेकिन टर्नओवर रेशियो भी उसी हिसाब से बढ़िया है कि आप
जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज कर लेते हैं, और ये एक अच्छे फंड मैनेजर की मैं तो खूबी मानता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि जल्दी जल्दी क्यों जब लगे कि नहीं फ़ायदा हो रहा तो उसमें निकलना बेटर है, क्योंकि हम पैसे ही आपको इसलिए देते हैं कि आप बढ़िया स्टॉक चूज करेंगे हमारे लिए। अब एक चर्चा ये चल रही है अनुज जी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अच्छी क्वालिटी की माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं या छोटे जगहों पर बैंकिंग इलाकों में काम कर रही हैं, उसमें अभी बहुत बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बन रही है। तो आप थोड़ा सा रिस्क लेके क्या उस तरफ देखना पसंद करेंगे, या स्टिल आप बिल्कुल सेफ प्ले करेंगे? देखिए, आज के दिन में अगर देखा जाए, मार्केट्स आर प्रॉब्ली एट द हाईएस्ट लेवल्स कंपेयर टू एटलीस्ट वेयर ग्लोबली जहां मार्केट्स हैं, उसके तौर पे अगर देखा जाए, इंडियन मार्केट्स बोथ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी आज के तौर पे ऑलमोस्ट नियर द पीक्स है। हम लोग डेफिनेटली रिस्क लेंगे, बट हम लोग यही वेट कर रहे हैं कि अगर कोई एक करेक्शन आ जाए, एंड उस करेक्शन में अगर मिड एंड स्मॉल कैप बैंक्स में थोड़ी सी गिरावट आए, वी विल लुक फॉर गुड नेम्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास है नहीं, पोर्टफोलियो में कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं, एनबीएफसीज एंड बैंक्स ऐसे हैं जो मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट को केटर करते हैं, बट उसका वेट कितना बढ़ाएंगे वो डिपेंड करेगा कि हमें किस रीजनेबल वैल्यूएशन पे हमें इसमें एंट्री मिल सके। यूजुअली हर साइकिल में ऐसा होता है कि स्मॉल एंड मिड कैप्स एक साल में, बैंकिंग फाइनेंशियल्स में एक साल में ऐसे चलते हैं जहां बहुत बढ़िया रिटर्न बनता है, बट उसको सस्टेन कितने सारे बैंक्स कर पाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम लोग वी विल फोकस मोर ऑन सस्टेनेबिलिटी देन रादर देन शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अनिरुद्ध से ये पूछेंगे कि वो कुछ खास सेक्टर्स पे क्यों इतना बुलिश हैं, या कुछ खास सेक्टर से क्यों इतनी दूरी बनाए हुए हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत करें पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के फंड मैनेजर अनिरुद्ध नाहा से। और अनिरुद्ध हमें ये बता रहे हैं कि इस वक्त मिड कैप में क्या चल रहा है, और इस तरह के एक फंड में लगा के आप क्या अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे उनकी नज़र बनी हुई है। सीमेंट में अब बहुत सारी कंपनी और बहुत इंटेंस माहौल बनता दिख रहा है वहाँ पे। लगता है आपको कि ये सेक्टर अगले 2-3 साल आउट परफॉर्म करेगा? देखिए, सीमेंट के अगर आप दो तरीके से देखिए, एक तो डिमांड के तौर पे देखिए, जनरली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो इंडस्ट्री में है वो काफी पिछले 5 साल में प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आप साउथ को निकाल देंगे तो बहुत ऐसे सेगमेंट्स है जहां पे 80% के ऊपर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्लस गवर्नमेंट का जो इंफ्रा पे जो फोकस है, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्ले इंफ्रा प्रॉक्सी जो है वो सीमेंट के थ्रू आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इनमें डाइल्यूशन यूजुअली होता नहीं है, एंड दीज आर वेल रन वेल मैनेज्ड कंपनीज। सो दिस इज वन सेगमेंट। एक स्टोरी है कि आपका जो डिमांड स्टोरी है दैट विल रिमेन रिलेटिवली वेरी स्ट्रांग फॉर सीमेंट अगले 2 से 3 साल के तक। अगर आप कंपटीशन की बात करें, देखिए कंपटीशन कोई भी आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, कंपटीशन यही चाहेगी कि प्रॉफिटेबिलिटी बना रहे, कैश फ्लोज बना रहे। ऐसे कंपटीशन का कोई मतलब नहीं जहां पे डिसरप्शन के कारण कोई प्रॉफिट नहीं बना रहे, कैश फ्लोज नहीं बना रहे। इस इंडस्ट्री में हम लोग ने हिस्टोरिकली देखा है कि कोई भी नया एंट्रेंट आ जाए या एग्जिस्टिंग एंट्रेंट्स जो हैं वो अपना कैपेसिटीज बढ़ाते रहते हैं, बट इस तौर से बढ़ाते रहते हैं कि डिमांड को जस्ट मीट करते रहते हैं। सो टू दैट एक्सटेंट जो हम लोग बिलीव करते हैं कि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे आपको अगले 3 से 5 साल तक प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखता रहेगा। एंड अगर प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखता रहे, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सेक्टर टू बी इन। ओके अनुज जी, आप चूंकि कह रहे हैं कि 2-3 साल के लिहाज से आप अपना व्यू बनाएंगे, तो एक कॉन्ट्रा क्वेश्चन है, चूंकि आईटी को उसमें सब लोग बड़ी हेट कर रहे हैं, कोई देखना भी नहीं चाहता उधर से, लेकिन उसमें कुछ मिड कैप स्टॉक्स होंगे जो बहुत अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अगर 3 साल के नज़रिए से आप सोच रहे हैं तो हो सकता है नेक्स्ट 3-4 मंथ में, जैसे इसी क्वार्टर के जब डाउनग्रेड्स आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं, यूएस में जो भी होगा, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी बनेगी कि जब आईटी की तरफ आप देखना शुरू करेंगे और 2-3 साल के व्यू से कुछ ढूंढेंगे। आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया नीरज जी। इनफैक्ट हम लोग वेट कर रहे हैं, शायद अगला 2 क्वार्टर जो रहेगा वो थोड़ा वीक रहेगा आईटी के लिए। शायद ये क्वार्टर तो डेफिनेटली, क्योंकि आपके वर्किंग नंबर ऑफ डेज इन द यूएस वर लेस, ये अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर, प्लस जैन टू मार्च भी शायद थोड़ा वीक रहे। ये जो अगला मतलब 3 से 6 महीना रहेगा, ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा टू बाय इनटू सम ऑफ इंडियाज बेस्ट क्वालिटी कंपनीज। अगर आप आईटी सेक्टर देखें, इन कंपनीज में, आईटी सेक्टर कंपनीज में ना डेट है,
कैश फ्लोज है, डिविडेंड्स पे करते हैं, वैल्यूएशंस आर चीप। सो अगर किसी को 3 से 5 साल का व्यू बनाना है, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सेक्टर टू बिल्ड इनटू ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 months। लार्ज You're कैप absolutely या मिड right। कैप, लार्ज कैप या मिड कैप? दोनों में सर, आपको दोनों में, लार्ज कैप मिड कैप दोनों सेगमेंट्स में, इवन स्मॉल कैप्स में अगर वैल्यूएशन सही मिल जाए, ये ऐसे कंपनीज हैं यहाँ पे आपको कैश फ्लोज बनता रहता है, प्रॉफिट्स बनते रहते हैं, डिविडेंड्स है। द ओनली प्रॉब्लम इज प्रॉफिट कुड बी वॉलेटाइल, बट ये प्रॉफिटेबल रहेंगे। एंड हेंस वैल्यूएशंस अगर सही रहा, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप्स हो, स्मॉल कैप हो, या एक बास्केट बना के इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ 3 to 5 years पर्सपेक्टिव। अनिल जी, लास्ट क्वेश्चन, चूंकि पीजीआईएम का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने हमेशा बीट किया है अपने बेंचमार्क को, तो जो लोग देख रहे हैं और लालायित हो रहे होंगे कि इसमें अब लगा दिया जाए पैसा, उनको आप ये भरोसा दिलाते हैं कि आप अपनी इस परंपरा को बरकरार रखेंगे? देखिए, कोशिश पूरी जारी रहेगी। पिछले 5 साल से वही कोशिश करते आए हैं। हम लोग जो फिलॉसफी है कि कुछ अच्छे कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे। अगर वैल्यूएशन अपने साइड फेवर में आ गया तो इससे बढ़िया नहीं हो सकता। सो वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इनटू गुड बिजनेसेस एट अ राइट वैल्यूएशन। ये हमारा फिलॉसफी है। अगर ये फिलॉसफी को हम लोग मानते रहे, सो देयर इज नो रीजन कि हमारा परफॉर्मेंस मतलब खराब हो सकता है 3-6 महीने के लिए परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, बट ओवर इक्विटी जो है वो हम लोग 3 से 5 साल या उसके लंबे टाइम फ्रेम से इसको देखते हैं। तो उस टाइम फ्रेम में आई थिंक सो वी शुड डू रीजनेबली। बिल्कुल परफेक्ट है अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग ये शो देख रहे हैं उनको मैं ये बताना जरूर चाहूँगा कि इस फंड ने हमेशा बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। हमेशा जो भी आप सोचते हैं एवरेज उससे कहीं ज़्यादा परफॉर्म किया है। क्योंकि मिड कैप में आप जब चुनने जाते हैं स्टॉक तो बहुत दिक्कत होती है, तो उसका एक बेटर तरीका होता है कि आप किसी अच्छे फंड के थ्रू मिड कैप में जाएं। लार्ज कैप में कुछ लोग डायरेक्ट इक्विटी ले लेते हैं, लेकिन मिड कैप को हमेशा फंड की तरह करेंगे तो ज़्यादा सेफ्टी और रिटर्न आपको मिलेगा। और इसी काम के लिए अनिरुद्ध जी हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं वो उसको पढ़ें, देखें। एक बेहतरीन फंड है, अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसमें निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और एक नए फंड मैनेजर के साथ।